Hello everyone. Let us start with the ancient Indian history. So, we are starting a series on ancient Indian history. We have also started a series on Indian polity audio, but उसमें जो है कि थोड़ा सा ये कि सजेशन आया है कि आप हैंड रिटन फॉर्म में उसे पीपीटी या पीडीएफ के फॉर्म में पढ़ाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. तो लेट्स complete the series by that. So एंशियंट हिस्ट्री प्लस उसका आर्ट एंड कल्चर. ओके, तो इस सीरीज में हम शुरू करेंगे. दिस विल मोर हेल्पफुल इन योर प्रीलिम्स एंड द थॉट प्रोसेस विल हेल्प यू इन द मेंस, बट लार्जली फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू इसको शुरू करेंगे हम. इसमें हम ये जान रखेंगे कि कुछ जो बेसिक बहुत बेसिक कहानियां हैं उसके अंदर हम नहीं जाएंगे. हम बेसिकली कैटर करेंगे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेशन को. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. देखो, पहले तो कुछ कंसेप्ट समझ लेते हैं कि प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री में क्या डिफरेंस है. देखो, प्री हिस्ट्री का मतलब होता है कि उस इवेंट्स की स्टडी करना जब रिटर्न रिकॉर्ड्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते थे. मीन्स रिटर्न रिसोर्स नहीं है हमारे पास. रिटर्न सोर्स या एविडेंस उन इवेंट्स के जो हिस्ट्री में हुए हैं जिनके हमारे पास नहीं है. इंडिया में मतलब कौन सी एज है, जैसे स्टोन एज है. स्टोन एज क्या है? प्री हिस्ट्री है. ठीक है, या अर्ली चालकोलिथिक एज है. अर्ली चालकोलिथिक एज भी क्या है? प्री हिस्ट्री में आएगा. बेसिकली एविडेंस नहीं है, किस फॉर्म में? रिटर्न सोर्स की फॉर्म में. ओके, प्रोटो हिस्ट्री. प्रोटो जो टर्म आया, अगर आईवीसी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो रिटर्न सोर्स तो है, रिटर्न एविडेंस तो है, लेकिन डेसिफर नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए अभी तक. एक कंसेंसस नहीं है समझने पर भी कि इस टाइप की चीजें ही हुई थी. आईवीसी जब हम पढ़ेंगे और उनकी स्क्रिप्ट के बारे में हम थोड़ा फैक्ट्स देखेंगे तो मैं बताऊंगा कि रिटर्न एविडेंस होने के बावजूद भी हम उसको डेसिफर क्यों नहीं कर पा रहे अभी तक. ठीक है, तो रिटर्न एविडेंस तो है, दैट्स इट, बट डेसिफर्ड नहीं कर पा रहे. इसमें रिटर्न सोर्स भी नहीं तो डेसिफर की तो बात ही नहीं आती. एग्जाम्पल क्या है इसका? इंडस वैली सिविलाइजेशन. हिस्ट्री क्या होता है? रिटर्न एविडेंस है. ठीक है, रिटर्न एविडेंस है. ओके, एग्जिस्ट करता है सोसाइटी को और हम डेसिफर भी कर पा रहे, ये भी टिक. ठीक है, सोर्सेस ऑफ आर्कोलॉजी, रिटर्न सोर्सेस, ये सब कुछ है. तो इसकी भी हम स्टडी आर्कोलॉजिकल सोर्सेस से कर रहे हैं, रिटर्न सोर्सेस से नहीं कर रहे. यहाँ भी हमने आर्कोलॉजिकल सोर्सेस से ज्यादा समझने की कोशिश की थी इंडस वैली सिविलाइजेशन को, क्योंकि उसके रिटर्न एविडेंस डेसिफर्ड नहीं हुए. और यहाँ पर क्या किया हमने? आर्कोलॉजिकल सोर्सेस के साथ साथ रिटर्न एविडेंस को भी हमने समझने की कोशिश की कि सोसाइटी, कल्चर, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है, वे ऑफ लाइफ कैसा था.
So now we will start some of the concept regarding the ancient India. एक हम फैक्ट समझते हैं कि इंडिया के एंशियंट कुछ नाम्स हैं। एंशियंट नेम्स हैं इंडिया के, तो उनको समझने की कोशिश करते हैं पहले हम। देखो, इंडिया अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, मेनी बुक्स, एक ज्योग्राफिकल एंटिटी है। ठीक है, और फ्यूज्ड है कल्चरल इंटीग्रेशन से। यहाँ पर एक ज्योग्राफिकल एंटिटी है फ्यूज्ड विद कल्चरल इंटीग्रेशन। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया जो है एक कल्चरल इंटीग्रेटेड, एक ज्योग्राफिकल एंटिटी है, कल्चरली इंटीग्रेटेड पार्ट है, यानी कि एक कल्चरल फीलिंग है यहाँ पर। ठीक है, एक कल्चरल फीलिंग कहते हैं ना भारत देश, तो यहाँ पर है हमारे पास। ओके, सो इसको आप याद रखिएगा कि ज्योग्राफिकल एंटिटी विद कल्चरल इंटीग्रेशन। अब एक टर्म आता है आजकल न्यूज में भी काफी है, उसका मतलब आर्यव्रत। आर्यव्रत का मतलब क्या होता है? आर्यव्रत, देखो, एक आर्यन कम्युनिटी थी इंडिया में। ठीक है, एंशियंट इंडियन टाइम्स में एक डोमिनेट कल्चरल कम्युनिटी थी आर्यन। उसके नेम से भारत को एक सोर्स मिलता है अपने हिस्ट्री के अंदर, एक टर्म जिसका नाम है आर्यव्रत, यानी कि वो भूमि, वो जगह, वो लैंड जहां पर आर्य रहते हो बेसिकली। एक और टर्म है, इसको समझते हैं, उसका नाम है भारत। इन वेदास के अंदर भी मेंशन है भारता नाम। ठीक है, तो भारता का भी नाम याद रखिएगा। और एक टर्म है, उसका नाम है हिंदू। ये पहली बार किस इंस्क्रिप्शन है, ईरानियन इंस्क्रिप्शन के अंदर ये वर्ड मिला है। मीनिंग क्या होता है इसका? 5th-6th सेंचुरी बीसी में हमने इस टर्म को देखा हुआ है। ठीक है, और इसका संस्कृत वर्ड है, ठीक है, सिंधु। ओके, सो वी ऑल नो दिस हिंदू सिंधु एंड सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसका मतलब होता है टेरिटोरियल यूनिट, यूनिट, नॉट कल्चरल और रिलीजियस। वो उनका वे ऑफ लाइफ है, लेकिन particularly the word Hindu means territorial unit. According to 5th-6th century BC, here the interpretation, the understanding, the perception, and the evidences and facts change, evolve during modern time. अब हम थोड़ा समझते हैं कि इंडिया के अंदर वेरियस जो लैंग्वेज ग्रुप्स रहते थे, बेसिक बेसिक्स ऑफ लैंग्वेज ग्रुप्स। इंडिया के अंदर कई सारे लैंग्वेज ग्रुप्स रहते थे। पर्टिकुलरली इंडिया के अंदर 4 लैंग्वेज ग्रुप एग्जिस्ट करते थे। 4 में जैसे कि पहला है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप। ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप है, ठीक है। टिबेटो बर्मन ग्रुप। तीसरा है द्रविडियन ग्रुप, ठीक है। चौथा है आपका इंडो आर्यन ग्रुप।
ओके, ऑस्ट्रो एशियाटिक, टिबेटो बर्बन, द्रविडियन, इंडो आर्यन, ये 4 ग्रुप इंडिया में थे। ठीक है। अर्लीस्ट जो था वो था ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप, तो इसके सामने मैं लिख लेता हूँ अर्लीस्ट। ठीक है। और इन ग्रुप्स के बारे में मेंशन कहाँ है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मुंडा स्पीच। ठीक है। मुंडा वटेवर, मुंडा स्पीच के अंदर है। एक ये याद रखिएगा, आजकल काफी द्रविडियन सिस्टम्स के ऊपर काफी न्यूज में रहते हैं, तो एक टर्म है उसका नाम है ब्राहुई। बस आप लिखते रहिए इसको साथ साथ में। ब्राहुई क्या है? अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द्रविडियन स्पीच है। अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द्रविडियन स्पीच है। इन सब में अर्लीस्ट कौन सा है? ऑस्ट्रो एशियाटिक है। ब्राहुई क्या अर्लीस्ट फॉर्म है द्रविडियन स्पीच का, द्रविडियन स्पीच का। ठीक है। अब जो ओल्ड इंडो आर्यन है ना, इनके अंदर कुछ कंसेप्ट है, उनको समझते हैं। एक है ओल्ड इंडो आर्यन लैंग्वेज। तो ओल्ड इंडो आर्यन तो क्या बोलते थे सर? वैदिक संस्कृत। ठीक है। दूसरा है मिडल इंडो आर्यन, क्या बोलते थे? मिडिल इंडो आर्यन, उनकी स्पीच थी आपकी प्राकृतिक पाली और अपभ्रंशा। प्राकृत पाली, अपभ्रंशा। ठीक है। और अभी जो मॉडर्न इंडो आर्यंस हैं, मॉडर्न इंडो आर्यंस, मॉडर्न इंडो आर्यन सर क्या, किस लैंग्वेज का यूज करते थे? इसको समझते हैं। मॉडर्न इंडो आर्यंस जो है यूज करते हैं हिंदी, बंगाली, असमीज, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी एंड कश्मीरी। ठीक है। इसको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। ओल्ड इंडो आर्यन, वैदिक संस्कृत, प्राकृतिक पाली, अपभ्रंशा, ये भगवान बुद्ध के समय पर जो, और भगवान महावीर के समय पर जिन लैंग्वेजेस का इवोल्यूशन कंसेप्चुअलाइजेशन शुरू हुआ, प्राकृतिक पाली, अपभ्रंश। खैर ओरिजिन जो होता है लैंग्वेज का, किसी भी पीरियड का, वो एग्जैक्ट उस पॉइंट पे मेच्योरली डेवलप नहीं होता है। तो कभी भी ये आए कि जैसे फॉर एग्जांपल एक बार क्वेश्चन आया था कि उस स्तूपा का जो ओरिजिन है वो बुद्धा के समय हुआ, बुद्धा पीरियड पे, तो ये गलत है। इससे पहले एविडेंस है हमारे पास। वैसे लैंग्वेज में भी ये क्वेश्चन बन सकता है। तो लैंग्वेज कंसेप्चुलाइज मैच्योर्ड एंड डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड्स। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि कहाँ कितनी रेंज दे रहा है। बहुत प्रिसाइसली ये बताना संभव नहीं होता हिस्ट्री में कि किसी इस पॉइंट से किसी एक चीज का डेवलपमेंट शुरू हुआ है। लेकिन बहुत ब्रॉड फैक्ट है, जैसे फ्यूडलिज्म है, मिडिवल फ्यूडलिज्म है, या पिक ऑफ फ्यूडलिज्म है। तो अब इस कंसेप्ट को समझाना थोड़ा रिलेटिवली आसान है। जैसे गुप्ता पीरियड से इंडिया में फ्यूडलिज्म शुरू हुआ। ठीक है। तो फिर क्या गुप्ता पीरियड से पहले फ्यूडलिज्म नहीं रहा? क्या कोई रीजनलिज्म था ही नहीं?
क्या रीजनल डायनेस्टीज ने की? तो इस तरीके से सोचना, तभी वो क्वेश्चन आपका राइट होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन जो 2025 के प्रीलिम्स में आया था और कई बार पहले भी आ चुका है, एक यहाँ पर लिख लेते हैं हम, फॉरेन ट्रैवलर्स जो इंडिया में आए थे, तो अलग अलग पीरियड में अलग अलग फॉरेन ट्रैवलर्स इंडिया में आए थे, इनके नाम आप लिख लीजिए। मेगेस्थनीस। मेगेस्थनीस कब आए थे सर? मेगेनीस आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय। थोड़ा और हो सके तो आप थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, हो सकता है आने वाले समय पर ये पूछ ले कि इन्होंने क्या क्या डिस्क्रिप्शन दिया उन बातों पे। मेगेस्थनीस, टिमेकस, सीरिया में भी एक जगह है, खैर ये नाम उनसे नहीं है, बिंदुसार के समय आए थे, डेमेकस उनकी कैपिटल है, तो ये आए थे बिंदुसार के समय। जब आप इन पीरियड्स को पढ़ रहे होंगे किसी भी बुक से, सिंपल एनसीईआरटी से ही पढ़ रहे होंगे, तो अगर ये चीज जहाँ मेंशन होगी आप इनका डिस्क्रिप्शन देख लेना कि उन्होंने किस चीज के बारे में बताया। बहुत ज्यादा अंदर जाना नहीं, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन फैक्चुअली तो यही आएगा, पीरियड और ट्रेवल। और अभी जो है प्रिलिम्स में भी यही आया था, फाहिन, ये क्वेश्चन आया था। फाहिन किसके समय आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी सेकेंड। इसके बाद है जुएंग जुएंग सेंग, किसके समय आए थे? हर्षवर्धन के समय। हर्षवर्धन। नेक्स्ट है आपका, ये भी 2022 के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आया, अल बरूनी, ये किसके समय आए थे? मोहम्मद गजनी। तो वो डिस्क्रिप्शन वाली मैंने बात इस 2022 वाले क्वेश्चन के रिगार्डिंग की थी, क्योंकि इसमें इन्होंने ये पूछा था सोमनाथ टेम्पल का, ये सब कुछ वर्णन दिया है, तो उस समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। खैर, एक एप्टीट्यूड होता है, एक रीजनिंग होती है सॉल्व करने के लिए, तो उस लॉजिक को, उस रीजनिंग को, उस विजडम को आपको प्रैक्टिस करके पीवाईक्यू को देख के बनाना पड़ेगा। अगला है मार्को पोलो। ठीक है, एक फैक्ट और है, शायद हो सके तो मैं बाद में आपको लिखवा लूंगा, ये लोग कौन कौन सी कंट्रीज से आए थे। ठीक है, तो रुद्रम देवी ऑफ काकतिया डायनेस्टी, रुद्रमा देवी ऑफ काकतिया काकतिया डायनेस्टी। ठीक है, इसके बाद है आपका इब्न बटूता। इब्न बटूता किसके समय आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज निकोला कॉन्टी। निकोलो कॉन्टी किसके समय आए थे सर? देव राय वन ऑफ विजयनगर एम्पायर, देव राय वन ऑफ विजयनगर एम्पायर।
अगला है अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक आए थे देवराज सेकंड के समय। सेकंड, वही विजयनगर अंपायर के समय ही हुआ। एंटेनियस निकिटिन। मोहम्मद थ्री ऑफ बाहमनी किंगडम। बाहमनी किंगडम। ओके। डोमेनिगो पीस। ये आए थे कृष्णा देवराय के समय। कृष्णा देवराय जो है विजयनगर के बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर थे। देखो इस साल एक क्वेश्चन आया था चोला एम्पायर के ऊपर, हो सकता है अब विजयनगर पे आए 2026 में, तो थोड़ा इनके बारे में भी आप डिटेल में देख लीजिए। फिर विलियम हॉकिंस तो हम पढ़ते ही हैं जहांगीर के समय, सर थॉमस रॉय जहांगीर के समय, पीटर मुंडी करके एक आए थे, लेस इंपॉर्टेंट है, शाहजहां के समय। ओके, सो let's start the topic, the history and culture of the Stone Age. History and culture of the Stone Age. We are starting this chapter. इसमें हिस्ट्री भी समझेंगे और कल्चर भी समझेंगे। देखो जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं बोल लूंगा, लेकिन आपको लिखना है या नहीं लिखना है वो आप अपने आप पे छोड़ दीजिए। आप पे छोड़ता हूँ। और इस इसका जो टाइमलाइन है वो है 5 लाख BC टू 4000 BC। ठीक है, चलो लिख लेते हैं। 5 लाख BC टू 4000 BC इसका पीरियड है। ठीक है, ये और ये एज डिवाइडेड है पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक फॉर्म में। ठीक है, पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक में मैन वाज हंटर एंड गैदरर एंड शिफ्टेड टू फूड प्रोड्यूसर इन नियोलिथिक। तो ये फैक्ट है कि मैन बिकम फूड प्रोड्यूसर इन नियोलिथिक। Man was food producer in all periods. False. Man was the food producing stage is seen in all periods. False. The food period suddenly began in Neolithic. That is false. वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि देखो स्टेटमेंट को बनाने का तरीका जो होता है फैक्ट का फ्यूजन होता है, इन्फ्लुएंस होता है। कई बार वो आपकी थॉट प्रोसेस को देखना चाहता है, तो इसलिए क्या होता है आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना जरूरी है रेदर देन इन फैक्ट्स को सिर्फ मेमोराइज करना। हंटिंग और गैदरिंग जो है, क्या न्यूलिथिक पीरियड में जब फूड प्रोड्यूसर बन गया मैन तो क्या बंद होगी? इसका आंसर भी है हंटिंग एंड गैदरिंग एंडेड विद न्यूलिथिक पीरियड। फॉल्स। आप ऐसे सोचिए ना, क्या आज हम हंटिंग गैदरिंग कहीं भी कोई भी ट्राइब दुनिया की कहीं भी जगह पर नहीं होती? होती है ना। बस आज भी अगर ये पूछ लें कि ड्यूरिंग अ मॉडर्न टाइम्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड बनाना बनाना टेक्ना जो भी बात बोल, द बैन स्टार्टेड बिकमिंग अ प्रोडक्शन हाउस, सो हंटिंग गैदरिंग बंद होगी?
कहाँ बंद हुई है सर? नहीं हुई ना। अभी भी बहुत जगह हंटिंग होती है, रो हंटिंग, वाइल्ड हंटिंग भी होती है। तो होती है ना, बहुत जगह अभी देखने को मिलता है। एक प्लेस है यूपी का, उसका नाम है बेलन वैली। बेलन वैली जो है वो फेमस क्यों है और इम्पोर्टेंट क्यों है, उसके बारे में बताता हूँ। ये जो 3 डिवीजन है स्टोन एज के, वो एक सीक्वेंस में हमें देखने को मिलते हैं। यानी बेलन वैली जो यूपी की जगह है, यहाँ पर जो स्टोन एज है उसके पीरियड हमें एक सीक्वेंस में देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, ये तीनों पीरियड हमें बेलन वैली जो प्लेस है यूपी की, इसमें एक सीक्वेंस में देखने को मिलते हैं। इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूट फुट ने इसकी स्टोन एज की रिसर्च शुरू की थी 1863 में, और इन्होंने एक हैंड एक्स डिस्कवर किया था। इसको याद रखिएगा, हैंड एक्स डिस्कवर्ड किया था, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्रूट फुट, रॉबर्ट ब्रूट फुट। ठीक है, 1863 में। और कहां से किया था सर? पालावर्मन, पालावरम कंटोनमेंट था ये, तमिलनाडु में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, हैंड एक्स डिस्कवर किया था इन्होंने, रोबोट ब्रूट फुट ने। इन्होंने रिसर्च शुरू की थी दरअसल स्टोन एज वगैरह की। और ये जो हैंड एक्स मिला था, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हार्ड क्वार्टजाइट रॉक का बना हुआ था। ठीक है, खैर ये नहीं पूछेगा, क्वार्टजाइट रॉक के बारे में आप ज्योग्राफी में पढ़ लीजिएगा। हम पढ़ते हैं ना, जैसे कि सेडिमेंट्री रॉक वगैरह का सिस्टम, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। हाँ, तो वो वही चीज एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, और इसका यूज करते थे ये लोग डिगिंग ऑफ रूट्स, ट्यूबर्स फ्रॉम सोइल, हंटिंग। एक बेलम केव भी डिस्कवर हुई है वहीं से, वो भी याद रखिए, बेलम केव। ठीक है, स्टोन एज में जो मैन है, स्टोन एज में बेसिकली वो बार्ले, व्हीट, राइस, ठीक है, एट्रीब्यूटेड था स्टोन एज में। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग अबाउट द स्टोन एज। देखो, प्री हिस्टोरिकल जो पेंटिंग्स हैं केव्स के अंदर, जो पेंटिंग्स हैं जो हमें केव्स के अंदर मिलती है, उसको हम कहते हैं पेट्रोग्लिप्स। ठीक है, पेट्रोग्लिप्स कहते हैं उन पेंटिंग्स को। और इसका मतलब होता है कि वो पेंटिंग जो रॉक्स के ऊपर की जाती है। ठीक है, इनग्रेविंग ऑन दी रॉक्स। वीएस वाकनकर ने इसको डिस्कवर किया था। और एक पेंटिंग है उसको भीमबेटका, भीमबेटका भी बहुत न्यूज में था, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, 2024 में काफी अच्छे क्वेश्चन आए थे इस स्टोन एज वाले पीरियड से। जू रॉक शेल्टर पेंटिंग मिली है, और इसको कहते हैं कि इसमें पेंटिंग के ऊपर एनिमल्स डिपिक्ट हुए थे। तो जू रॉक शेल्टर पेंटिंग कहाँ से मिली है? मध्य प्रदेश में।
ठीक है, भीमबेटका। अभी जो रिसेंट इसमें रिसर्चेस चल रही है इस पीरियड में, वो ये बताया कि जैसे एक है लोहांदा नाला इन बेलन वैली। लोहांदा नाला बेलन वैली में है, मदर गॉडेस मेड ऑफ बोन मिली है। ठीक है, लहूर देव संत कबीर नगर, इसमें एग्रेरियन ट्रेसेस मिले। और लेखाया विंध्याचल रेंज में रॉक शेल्टर विथ ह्यूमन स्केलेटन्स मिले। वो शायद बहुत जगह तो ये भी बताया कि इसमें हाईएस्ट रॉक ह्यूमन स्केलेटन वाले रॉक शेल्टर्स मिले। ठीक है, अब हमारा पहला क्लासिफिकेशन जो है पैलियोलिथिक, इसको शुरू करते हैं। तो आज हम पैलियोलिथिक पीरियड को कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम अगला पीरियड शुरू करेंगे। आई थिंक वी शुड स्टार्ट, थोड़ा वीडियो लेंदी हो रहा है, तो वी शुड स्टार्ट द एजेस पैलियोलिथिक मेसोलिथिक इन डिटेल। एंड नियोलिथिक we will start tomorrow. Okay.